अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर अरहम शब्बीर। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हम जिस दवाई के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं वो है वज़न में कमी लाने वाली एक दवाई ऑर्लिस्टैट। और आज मैं आपको इसके दुरुस्त इस्तेमाल, ज़रूरी एहतियात और मुज़िर असरात से बचाव के बारे में कुछ मालूमात दूंगा। तो सबसे पहले तो ये समझ लें कि ये दवाई काम कैसे करती है। इंसानी जिस्म में एक एंजाइम होता है जिसको लाइपेज एंजाइम कहा जाता है। ये एंजाइम लबलबा की सेक्रीशंस और मैदे में, इसके अलावा आंतों में मौजूद होता है। इस एंजाइम का काम ये होता है कि खुराक के ज़रिए जो फैट्स आ रहे होते हैं, जो फैट कंटेनिंग डाइट होती है, उन फैट्स को तोड़ देता है। इन फैट्स के इंसानी जिस्म में एब्जॉर्ब होने के लिए, जज्ब होने के लिए इनका हाइड्रोलाइज होना, इनका टूटना लाजमी है। और ये लाइपेज एंजाइम जो हैं, ये जो लिपिड्स हैं जो इंसानी खुराक से हासिल होते हैं, उनकी ब्रेक डाउन करता है ताकि ये आसानी से इंसानी जिस्म में जज्ब हो सकें, एब्जॉर्ब हो सकें। और ये इंसानी जिस्म में जब एब्जॉर्ब होते हैं तो फिर ये इंसानी जिस्म को कैलोरीज मुहैया करते हैं, कैलोरीज फराहम करते हैं। याद रखें कि वज़न में कमी या वज़न में इजाफा कैलोरीज के तनासब पे डिपेंड करता है। अगर कैलोरीज का इंटेक ज़्यादा है और आप बर्न कम कर रहे हैं तो वज़न में इजाफा हो सकता है। इसी तरह अगर कैलोरीज इंसानी जिस्म को कम मुहैया हो रही हैं जबकि आप एक्सरसाइज के ज़रिए बर्न ज़्यादा कर रहे हैं तो आपके वज़न में कमी हो सकती है। तो ऑर्लिस्टेट जिस दवाई को आज हम डिस्कस कर रहे हैं, ये क्या करती है? ये इस एंजाइम लाइपेज के साथ बाइंड हो जाती है और इसको इनएक्टिव कर देती है। यानी अब ये एंजाइम अपना काम पूरी तरह से सरंजाम नहीं दे पाता। यानी जो खुराक में लिपिड्स, फैट्स आ रहे हैं, उनकी ब्रेक डाउन नहीं कर पाता। उनकी ब्रेक डाउन नहीं होती तो उनके एब्जॉर्प्शन में, यानी इंसानी जिस्म में जो उन्होंने जज्ब होना है, उसकी मिकदार में कमी हो जाती है। अब जब कम मिकदार में फैट्स और लिपिड्स इंसानी जिस्म के अंदर जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि कैलोरीज भी कम इंसानी जिस्म को मुहैया होंगी। और ये याद रहे कि फैट्स एक बहुत बड़ा सोर्स हैं कैलोरीज का। तो इस तरह कैलोरीज में कमी के ज़रिए आहिस्ता आहिस्ता वज़न में कमी वाक़या हो जाती है। नंबर 2, अब ये डिस्कस करते हैं कि ऑर्लिस्टेट को कौन से अफराद इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ओबीस अफराद, यानी मोटे लोग। दूसरे लफ्ज़ों में वो लोग जिनका BMI 30 या 30 से ज़्यादा है, तो वो लोग ऑर्लिस्टेट को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये बात याद रखें कि ऑर्लिस्टेट के इस्तेमाल के साथ लो कैलोरी डाइट लेना भी नहायत ज़रूरी है। इन ओबीस अफराद के अलावा ऑर्लिस्टेट को ओवरवेट अफराद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओवरवेट से मुराद ये है कि जिनका BMI 27 यानी 27 या इससे कुछ ज़्यादा है और इसके साथ कोई रिस्क फैक्टर भी है। मिसाल के तौर पर इन ओवरवेट अफराद को डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर का आर्ज़ा लाहक है। इसके अलावा उन्हें डिसलिपिडीमिया है। डिसलिपिडीमिया का मतलब ये है कि उनका कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, LDL या HDL लेवल्स वगैरह डिस्टर्ब हैं। तो ऐसे अफराद भी ऑर्लिस्टेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 3, अब बात करते हैं डोज की। ये ऑर्लिस्टेट मार्केट में 60 मिलीग्राम और 120 मिलीग्राम की डोजेज में अवेलेबल है। आपका डॉक्टर आपकी ज़रूरत के मुताबिक इसको दिन में 3 दफ़ा भी प्रिस्क्राइब कर सकता है। यानी आपको दिन में इसकी हो सकता है कि 3 खुराकें तक भी लेनी हो। इसको खाने से पहले, खाने के दरमियान और खाने के 1 घंटा बाद तक भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं वो ये है कि अगर डॉक्टर ने आपको दिन में 3 खुराकें प्रिस्क्राइब की हैं तो करना आपने ये है कि जो आपकी डेली यानी रोज़ाना की फैट इंटेक है उसको भी आपने 3 हिस्सों में यानी 3 खानों में बराबर तकसीम करना है। ऐसा नहीं करना कि दिन में 1 दफ़ा तो हाई फैट डाइट ले लिया आपने और उसके बाद जो बाकी 1-2 डाइट्स हैं उनमें आपने लो फैट डाइट का इस्तेमाल कर लिया। बल्कि अपनी फैट इंटेक को आपने बराबरली 3 पोर्शंस में, 3 खानों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। और अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपने दरमियान में कोई खाना छोड़ दिया, मिसाल के तौर पर दोपहर का खाना नहीं खाया, तो आपने ऑर्लिस्टेट की डोज दोपहर वाली नहीं लेनी। इसी तरह अगर आपने कोई खाना ऐसा खाया है जिसमें फैट्स नहीं है, तब भी आप इसकी डोज को स्किप कर दें। और ये बात भी याद रखें
कि जो आपकी खुराक है पूरे दिन की, उसमें जो फैट का पोर्शन है वो 30% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नंबर 4, ऑर्लिस्टैट के इस्तेमाल से तकरीबन 3 महीने में आपका 5% यानी 5% बॉडी वेट गिर जाना चाहिए और 6 महीने के इस्तेमाल से तकरीबन 10% वज़न आपका कम हो जाना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो फ़ौरन से इस दवाई का इस्तेमाल तर्क कर दें और अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से इस बारे में मशवरा करें। नंबर 5, ऑर्लिस्टैट के इस्तेमाल से वज़न की कमी के बाद ये मुमकिन है कि अगर ऐसे अफराद को डायबिटीज़ भी है तो उनका जो शुगर कंट्रोल है उसमें इंप्रूवमेंट आ जाए, बेहतरी आ जाए। तो अगर आपको ऐसा महसूस हो कि आपका शुगर कंट्रोल बेहतर हो गया है, उसमें इंप्रूवमेंट आ गई है वज़न में कमी के बाद, तो आप अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से मशवरा कीजिए। हो सकता है कि जो अद्वियात ज़ियाबीतस को कंट्रोल करने के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हो वो उसकी डोज में कुछ कमी कर दें। नंबर 6, ऐसे ही वो अफराद जो ऑर्लिस्टैट का इस्तेमाल कर रहे हैं और उन्हें बुलंद फिशार खून यानी ब्लड प्रेशर का आर्जा लाहक है या उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा रहता है और वो इनके लिए अद्वियात का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऑर्लिस्टैट के इस्तेमाल से वज़न में कमी के बाद अगर उन्हें ब्लड प्रेशर में इंप्रूवमेंट, बेहतरी महसूस होती है और या उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होता है, तो उनको भी चाहिए कि अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से रुजू करें। हो सकता है कि डॉक्टर उनकी जो अद्वियात है, ब्लड प्रेशर की अद्वियात या कोलेस्ट्रॉल में कमी की जो अद्वियात डॉक्टर ने उनको प्रिस्क्राइब की हुई हैं, उसकी डोज में वो कमी कर दे। नेक्स्ट, नंबर 7, ऑर्लिस्टैट के इस्तेमाल से फैट सॉल्युबल विटामिन्स। फैट सॉल्युबल विटामिन से मुराद विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के हैं। इनकी एब्जॉर्प्शन में कमी हो सकती है, यानी जिस्म में इनके लेवल्स में कमी वाक़ हो सकती है। तो ऐसे अफराद के लिए मेरा मशवरा यह है कि वो फल और सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल करें और इसके साथ साथ वो अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से विटामिन जो सप्लीमेंट्स हैं उनके इस्तेमाल के बारे में मशवरा भी कर सकते हैं। तो अगर विटामिन सप्लीमेंट्स वो शुरू करते हैं तो उनको चाहिए कि वो ऑर्लिस्टैट के इस्तेमाल से 2 घंटा पहले या 2 घंटा बाद ये विटामिन सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करें। नेक्स्ट, नंबर 8, वो ख़वातीन जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स इस्तेमाल कर रही हैं, यानी ख़ानदानी मनसूबाबंदी की गोलियां इस्तेमाल कर रही हैं, तो ऑर्लिस्टैट के इस्तेमाल से इन गोलियों की अफादियत में कमी हो सकती है, जिसके नतीजे में अनएक्सपेक्टेड प्रेगनेंसी भी हो सकती है। इसलिए अगर आप ऑर्लिस्टैट इस्तेमाल कर रही हैं तो आप अपनी गायनाकोलॉजिस्ट को इस बारे में आगाह करें। हो सकता है कि वो कोई और तरीका आपको तजवीज़ करे। नंबर 9, वो लोग जो अरिथमिया के मरीज़ हैं, यानी उनके दिल की धड़कन बेरब्त हो जाती है, बेकाबू हो जाती है और इसको कंट्रोल करने के लिए वो एक दवाई अमायोड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं या वो खून पतला करने वाली एक दवाई वारफरिन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे लोग अगर ऑर्लिस्टैट का इस्तेमाल करते हैं तो इस बात के चांसेस हैं कि अमायोड्रोन और वारफरिन की अफादियत में कमी वाक़ हो जाए। तो इसके लिए ऐसे अफराद को चाहिए कि वो लोग जो वारफरिन का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो एक टेस्ट होता है जिसको INR टेस्ट कहा जाता है। ये टेस्ट रेगुलर करवाएं और अगर इसकी रिपोर्ट ठीक नहीं आती तो अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से इस बारे में मशवरा करें। और इसी तरह अरिथमिक पेशेंट्स जो कि अमायोड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं वो ECG के ज़रिए अपनी मॉनिटरिंग करवा सकते हैं। बहरहाल इस मामले में आपको विजिलेंट रहने की ज़रूरत है। लास्ट पॉइंट, अब बात करते हैं ऑर्लिस्टैट के मुज़िर असरात यानी एडवर्स इफेक्ट्स के बारे में। तो जो मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट्स हैं वो तो निज़ाम इंहज़ाम यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम के मुतालिक हैं। इनमें पेट में दर्द होना, चिकनाई वाला पखाना आना, हवा का खारिज होना और दस्त की शिकायत होना ज़्यादातर शामिल हैं। इसके अलावा चंद लोगों में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। जितने पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं, मेरा ख्याल है कि इस मुख्तसर वीडियो के लिए ये काफ़ी हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको इनसे फ़ायदा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और मज़ीद तिब्बी, तहकीकी और मुस्तरद मालूमात के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।